Good morning, this is Sai sir with your economics classes. How are you students? Okay, I hope you will be fine. So last time we have read over a 3 sector model and 4 sector model. I think समझ आ गया होगा, otherwise you can ask me. So today our next chapter is household sector and production sectors receipt and payment. वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे। घरेलू क्षेत्र की क्या प्राप्तियां होती हैं और क्या वो भुगतान करता है। इसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर है, वो प्रोडक्शन सेक्टर है, उसकी क्या प्राप्तियां हैं, क्या वो पेमेंट करता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, क्या पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से क्या प्राप्तियां होती हैं, क्या पेमेंट है उसका, क्या रिसिप्ट है। एंड देन इसमें फिर कैपिटल मार्केट एंड लीकेज एंड इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल। तो फर्स्ट लेते हैं हम हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर एक्चुअल में हाउस होल्ड सेक्टर की जो रिसिप्ट्स हैं वो क्या होती हैं। यू नो कि हाउस होल्ड सेक्टर होता है, उसकी जो रिसिप्ट होती हैं वो जो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी जो फैक्टर सर्विस देता है, वो साधन सेवाएं देते हैं, तो उसके बदले में उनको मजदूरी मिलती है, वो उसकी रिसिप्ट होती है। अब कई रूप में हो सकती है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी मजदूरी हो सकती है, आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिसिप्ट होती हैं। दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर का जो पेमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस लेता है। तो जो उनका वो कंज्यूम करता है, तो रिटर्न में कंज्यूम जिस चीज़ को करता है उसका उनका एक्सपेंडिचर होता है, वो उसकी पेमेंट हो जाती है। तो इस तरह से हमारी हाउस होल्ड सेक्टर की रिसिप्ट और पेमेंट होती है। दूसरा, अब एक सेक्टर का जब आप निकाल लेते हैं तो उसी का आप जब हम प्रोडक्शन सेक्टर लेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन सेक्टर का पेमेंट था, जो हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर रहा था वो उसका पेमेंट है। तो हाउस होल्ड सेक्टर की जो रिसिप्ट होती है वो क्या क्या होती हैं, और सॉरी प्रोडक्शन सेक्टर की जो रिसिप्ट होती हैं वो क्या होती हैं। अब रिसिप्ट में उसकी होती है कि जो वो हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी जो फाइनल गुड्स और सर्विस है जिनको वो सेल करता है, उनके बदले में उनको रिसिप्ट प्राप्त होती हैं, क्योंकि उनको बेचते हैं तो पैसा प्राप्त होता है, वो उनकी रिसिप्ट होती है। पेमेंट उनका वो होता है जो हाउस होल्ड सेक्टर से वो रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं और फैक्टर सर्विस प्राप्त करते हैं, उनके बदले में उनको जो सैलरी दी जाती है। यानी वो चीज़ जो चीज़ हाउस होल्ड सेक्टर के रिसिप्ट हैं वो प्रोडक्शन सेक्टर की पेमेंट है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर की पेमेंट है वो प्रोडक्शन सेक्टर की रिसिप्ट हैं। तो दोनों में ज़्यादा दिक्कत है नहीं करने में। उसके बाद हमारा आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की प्राप्तियाँ क्या होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से भी और प्रोडक्शन सेक्टर से भी टैक्स इम्पोज करती है उन दोनों के ऊपर, और जो टैक्स है, जो निगम कर, आयकर, जो कर होते हैं, उनसे जो प्राप्तियाँ होती हैं वो उनकी प्राप्तियाँ होती हैं, रिसिप्ट होती हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो पेमेंट होता है वो क्या होता है कि जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट का बेटा क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र पेमेंट। या ये पूछ लेता है कि कैन वी कैन इंक्लूड द ट्रांसफ़र पेमेंट इन द नेशनल इनकम। सो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रू और फॉल्स में पूछ लेता है। एक्चुअल में ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है वो उसको हिंदी में हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं, और हस्तांतरण भुगतान वो होता है जिसके बदले में कोई काम नहीं किया जाता, वो फ्री में दिया जाता है। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापे में जो लोग होते हैं वो कोई अपना प्रोडक्शन प्रक्रिया में कोई पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं नेशनल इनकम को जनरेट करने में, बट उनको पेमेंट मिलती है। तो ऐसी पेमेंट जिसके बदले में इनकम जनरेट नहीं होती है, आउटपुट में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उस तरह की पेमेंट को हम ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं। इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको गरीब लोगों में देती है, बीपीएल परिवारों के लिए देती है, बुढ़ापा पेंशन देती है, तो उसका तो पेमेंट हो जाता है, तो पेमेंट होती है। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या होता है। एक्चुअल में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो हम माल परचेज करते हैं उसकी पेमेंट हम उनको करते हैं, तो वो उनकी रिसिप्ट हो गई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। दूसरा, हम यहाँ से जो उनका अपना माल जो उनको सेल करते हैं वो हमारी रिसिप्ट हो जाती है। तो ये हमारी रिसिप्ट और प्राप्तियाँ होती हैं दोनों क्षेत्रों की। उसके बाद बेटा हमारा आता है कैपिटल मार्केट। एक्चुअल में कैपिटल मार्केट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एवरी सेक्टर, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर है, कुछ ना कुछ वो बचाते हैं, अपने कंजम्पशन में से कुछ ना कुछ वो सेविंग करते हैं।
हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो जो इनकम जनरेट करता है उसमें से कुछ पार्ट्स को वो सेविंग कर लेता है इन फ्यूचर के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उसके लिए वो कुछ सेविंग करते हैं। इसी तरह जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है वो भी जो उसका प्रॉफिट होता है उस सारे प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो कुछ डेप्रिसिएशन फंड या कुछ फंड अपने लिए रखता है, उसको हम सेविंग बोलते हैं। अब दो चाहे हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, गवर्नमेंट है, वो जो भी सेविंग करते हैं उसको वो कैपिटल मार्केट बोलते हैं। जो सेविंग वो अपने बैंकों में जमा कर देते हैं कैपिटल मार्केट बोलते हैं। वहीं से कैपिटल मार्केट पे जो फंड होता है वो सरकार को भी, प्रोडक्शन सेक्टर को भी, हाउस होल्ड सेक्टर को भी फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। दैट्स क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है लीकेज एंड इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। अब हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि हमारा जो सर्कुलेशन होता है इनकम का है या आउटपुट का, वो इस तरह से जनरेट करता है। अब बात आती है बेटा इसमें कि कुछ कहीं पर ये सर्कुलेशन चलना ज़रूरी होता है इकोनॉमी के लिए। अगर इसमें रुकावट आ जाए तो एक भयंकर सर्कमस्टेंसेस का हम सामना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पैसा हमारा मार्केट में चल रहा है अगर उसमें लीकेज हो जाए, देखिए गाड़ी चलती है, वो हवा उसमें टायर जो होता है उसमें हवा डाल दे, अगर उसमें पंचर हो जाए, हवा निकल जाती है, गाड़ी रुक जाती है आपकी धीरे धीरे, कुछ टाइम चलेगी लेकिन धीरे धीरे जाकर वो रुक जाएगी। तो ऐसे इकोनॉमी के अंदर जो होता है वो ये होता है कि जो सर्कुलेशन फ्लो चल रहा है अगर उसमें कहीं लीकेज हो जाए तो वो मान लीजिए उस सर्कुलेशन में कहीं पर भी लीकेज हो जाए तो इकोनॉमी के अंदर दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, उनको हम लीकेज बोलते हैं। कौन कौन से लीकेज होते हैं मैं आपको बता दूंगा। अब मान लीजिए एक 10 करोड़ रुपए का फ्लो हो रहा था इकोनॉमी में। अब क्या करा, कुछ कस्टमर ने क्या करा, सेविंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तभी हम कहते हैं कि सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी लोग सोच लें तो बुरी बात हो जाती है, वो फिर सर्कुलेशन तो चलेगा ही नहीं। अब मान लीजिए 10 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ ऐसा हो गया जो सेविंग हो गई, 9 करोड़ का सर्कुलेशन रह गया। अब जो 1 करोड़ रुपए की जो डिमांड थी वो कम हो गई मार्केट से। जब वो 1 करोड़ की डिमांड कम हो गई तो जो माल पहले बिक रहा था वो नहीं बिकेगा, तो वो जो प्रोड्यूसर था उसके स्टॉक में वृद्धि होगी। जब उसके स्टॉक में वृद्धि होगी तो कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो स्टॉक में वृद्धि नहीं करना चाहता, क्योंकि स्टॉक में उसका लागत लग जाती है और सेल नहीं होगी तो उसको तो नुकसान होता है। तो वो क्या करेगा, आगे प्रोडक्शन वो कम कर देगा। प्रोडक्शन जब कम करेगा तो प्रोडक्शन कम करेगा तो कैसे करेगा भाई, कम रॉ मटेरियल परचेज करेगा और जो लेबर जो 100 लोग काम कर रहे थे उसमें से 10 लोगों को निकाल देगा वो। भाई अब 90 लोग काम कर लेंगे, 100 लोगों का काम है ही नहीं उसमें। तो जो 10 लोग निकले हैं अब उनकी इनकम ख़त्म हो गई। जब इनकम इंसान की ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी जो डिमांड होती है उनको थोड़ा कम कर देता है। तो उन्होंने अपनी डिमांड कम कर दी। मान लीजिए उन 10 लोगों ने 1 लाख रुपए की ही डिमांड कम कर दी 10-10 हज़ार के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए का माल कम मार्केट में सेल हो रहा है। तो जिनका माल 1 लाख का सेल नहीं हो रहा है वो फर्दर कम प्रोडक्शन करेंगे, तो कम प्रोडक्शन करने के लिए वो फिर कुछ लोगों को अपनी मार्केट से निकाल देंगे, तो वो जो निकालेंगे फिर उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो इस तरह इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर वो डेप्रिसिएशन आ जाता है और बेरोजगारी की भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ जाता है और इकोनॉमी रुक जाती है वहाँ। अब ये हैं कौन कौन से लीकेज, ये तो बात समझ में आ गई, लीकेज होने से ये नुकसान होता है हमारा। तो ये लीकेज हैं कौन कौन से, तो मैं बताता हूँ। एक तो हमारा होता है सेविंग। अगर हम सेविंग करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं तो सर्कुलर जो फ्लो होता है इनकम का वो कम हो जाता है। दूसरा टैक्स, तो टैक्स, क्योंकि जब किसी वस्तु के ऊपर टैक्स लग जाता है तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाता है और प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती है तो माल बिकता नहीं है, अननेसेसरी स्टॉक में वृद्धि हो जाती है, वो फर्दर प्रोडक्शन को कम करता है और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट से निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एम का मतलब इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है कि अगर हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो डिमांड है वो विदेशी माल की हो रही है, अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसके माल की डिमांड नहीं हो रही, इंपोर्ट कर रहे हैं हम। जितना इंपोर्ट बढ़ेगा सीधा मतलब इसका यह है कि हमारी देश की जो मुद्रा है वो विदेश को जा रही है, हमें नहीं मिल रही है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको नहीं मिल रही है। तो वो हमारे लीकेज होते हैं 3 एस। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं STM, S फॉर सेविंग, T फॉर टैक्स, M फॉर इम्पोर्ट। ये तीनों हमारे लीकेज होते हैं जो खतरनाक होते हैं इकोनॉमी के लिए, सर्कुलेशन फ्लो को रोक देते हैं।
तो फिर जब टायर पंचर हो गया तो उसमें पंचर तो लगाना पड़ेगा ना भाई। हवा जहाँ से निकल रही है, जो ये लीकेज हो गया, इसको रोकना तो पड़ेगा। तो रोकेंगे तो वो कमजोर तो हो गया, तो उसमें इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ताकत का। तो फिर क्या होता है इस सिचुएशन में प्राइवेट लोग तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है मंदी चल रही है, माल बिक नहीं रहा है, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? उनको तो प्रॉफिट चाहिए। तो फॉर द इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट कम टू द फॉरवर्ड एंड गवर्नमेंट इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर। द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट to increase the demand. So government increase their expenditure, तो उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। अब वो किस तरह से लगाए जाते हैं, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं इंजेक्शन। सबसे पहले होता है आपका आई फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करती है। अब देखते हैं ना, गरीब कई बार मंदी आ जाती है तो गरीब लोगों को, अब जैसे मनरेगा है, बहुत अच्छी सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। क्या था कि अगर लोगों को फ्री में पैसा दे दिया जाए, तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने पैसे आ रहे हैं, तो क्या लोगों को काम करने की आदत खत्म हो जाएगी? तो उन्होंने मनरेगा, भाई आपको रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो सरकार आपको रोजगार देगी। सरकार का मतलब ही है कि आपको पैसे डालना, तो पैसे आपको काम करा के काम भी हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर जब डिमांड बढ़ेगी तो फर्दर जो जिस चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है वो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और नए लोगों को रोजगार देंगे। उनका रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, वो डिमांड बढ़ाएंगे, तो इस तरह से फिर वो सर्कुलेशन चल जाएगा और वो बढ़ जाएगा। दूसरा है हमारा जी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट कंजम्पशन। और थर्ड होता है हमारा एक्स, यानी एक्सपोर्ट। जब मान लीजिए अपने देश के अंदर उस चीज़ की डिमांड कम है तो हम दूसरे देशों को उसको सेल कर सकते हैं। तो जो डिमांड है दूसरे देशों में, एक्सपोर्ट, जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना उतनी ही हमारा सर्कुलेशन फ्लो बढ़ेगा इनकम का, क्योंकि इनकम हमारे देश में आएगी। तो ये चीज़ें थी हमारा जो है सर्कुलेशन जो फ्लो था, उसमें इंजेक्शन और लीकेज। उसके बाद अगला हमारा ये लेसन हमारा फिनिश हो रहा है। इसमें फिर ये आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसका क्या जो आय का चक्रीय प्रभाव, उसका महत्व क्या है? तो बहुत सारा है। फर्स्ट तो ये है कि नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो निर्भरता एक सेक्टर की दूसरे सेक्टर पर, तीसरे सेक्टर पर, फोर्थ सेक्टर पर किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो इसकी हमें नॉलेज हो जाती है। दूसरा हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। अगर इकोनॉमी में डिप्रिसिएशन आ रहा है, मंदी आ रही है, तो क्यों आ रही है उसकी पहचान हो जाती है, और अगर बूम है तो वो क्यों आ रहा है उनकी पहचान हो जाती है। थर्ड है हमारा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन चीज़ों से हमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में मदद मिलती है, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनकम थी वो हमें पता चल जाता है, तो उसको हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव साइनिफिकेंस ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। उन सब चीज़ों की हमें पता चल जाता है। तो बेटा इस वीडियो में आज का लिए इतना ही। अगली क्लास जो मैं आपसे जूम पे आऊँगा, आप लाइव आना है, मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जूम पर लाइव होंगे। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।